अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एएनएस अलॉन्ग विद एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपके हार्मोन्स का सिस्टम है जो कि एएनएस के साथ अटैच है समहाउ, कोऑर्डिनेट्स द रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडीली फंक्शन। जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट विसरल फंक्शंस हैं, उसके अलावा इन्वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है वो हर सेल के यानी न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होने के साथ साथ इस किस्म के सेल्स बाकी सेल्स में नहीं पाए जाते। यानी न्यूरॉन वो सेल्स हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेबल स्ट्रक्चर्स के साथ कंसर्न करते हैं। हम उनके सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। बॉडी के अंदर प्रेजेंट और किसी भी सेल को हम ये नाम नहीं दे सकते। न्यूरॉन्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स दूसरे सेल से डिफरेंट कैसे हैं, जो हमने 2 पॉइंट्स उसके बनाए हुए हैं कि न्यूरॉन्स की ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम या तो एक्सॉन कह सकते हैं या फिर डेंड्राइट्स। एक्सॉन बेसिकली जो उनकी लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, जबकि डेंड्राइट्स जो है वो थ्रेड लाइक अपीयरेंस, रूट लाइक अपीयरेंस देते हैं। जबकि दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते, जिसकी वजह से वो डिवीज़न नहीं कर सकते। ये वो सेल्स हैं जो प्रेजेंट है आपके सीएनएस में, और आपकी बॉडी के अंदर सीएनएस के सेल्स अगर एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो दोबारा कभी भी अपने आप को उस तरह से जनरेट नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये क्योंकि इनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं है तो इनके अंदर डिवीजन्स भी नहीं होंगी। क्लासिफिकेशन करते हैं तो नर्व सेल्स हमारे पास 2 तरह के हैं, जो कि हैं मोटर न्यूरॉन्स इफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स एफरेंट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इनके अंदर लॉन्ग एक्सॉन्स होंगे और शॉर्ट डेंड्राइट्स होंगे। तो ये वो न्यूरॉन्स हैं या वो नर्व सेल्स हैं जो कि मोटर इम्पल्सेस को सीएनएस से पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ लेके जाते हैं। इन दोनों को बेसिकली हम एक एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। लेट्स से कि आपकी बॉडी के अंदर सीएनएस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। तो वहाँ से जो मोटर इम्पल्सेस मैसेज लेकर आपकी बॉडी की पेरिफेरी यानी हाथों या पैरों की तरफ जाएंगी, वो मोटर न्यूरॉन्स होंगी। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर शॉर्ट एक्सॉन्स होंगे और लॉन्ग डेंड्राइट्स होंगे, और ये मैसेज को पेरिफेरी यानी आपके इन्वायरमेंट से स्टिमुलस लेके आपके ब्रेन की तरफ वापस जाएंगे। तो ये क्लेरिफाई हो जाए कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो सीएनएस से पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ जा रही है, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो पेरिफेरल से सीएनएस की तरफ जा रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव रिसेप्टर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि रिसेप्टर्स वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसके साथ किसी किस्म का ड्रग या कोई एजेंट आके अपने आप को बाइंड करता है और हमें किसी किस्म का जो फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिकल इफेक्ट हमें चाहिए है वो प्रोवाइड करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो नर्व सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू साइनैप्स। साइनैप्स क्या है? साइनैप्स है कि आपकी जो नर्व सेल्स के एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनके दरमियान में एक छोटी सी स्पेस है, गैप है, जिसे हम साइनैप्स बोलते हैं। होता ऐसे है कि एक साइड से अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो उसने आके उस जगह पर अपना सिग्नल केमिकल्स की शक्ल में रिलीज़ करना है। उस रिलीज़ को हम जो हमारे पास केमिकल रिलीज़ होंगे उन्हें हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। और दूसरी साइड पे पड़े हुए जो उसी तरह का दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ये सारे के सारे काम जो हैं वो केमिकल मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा है, जिसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दे दिया। इसके ऊपर हम फर्दर डिटेल में आगे जाके भी पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होंगे और किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट जो है वो है लोकल मीडिएटर्स। लोकल मीडिएटर्स जो हैं ये बेसिकली ऐसे सेल्स हैं आपकी बॉडी में जो एक जगह पे जहाँ पड़े हुए हैं उस जगह पे उन्होंने किसी किस्म की सिक्रीशन की जो कि लोकली काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको छींक आ रही है तो ज़ुकाम लग गया है तो आपका नाक जो है वहाँ पर किसी किस्म की रेडनेस आएगी। वो आपके ब्रेन ने उसी जगह पे यानी नोज़ के अराउंड लोकली कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से वहाँ पर आपको रेडनेस महसूस हुई। वो आपकी बॉडी के किसी और पार्ट पर जाकर अपना अफेक्ट नहीं करेगी, कहीं और नज़र नहीं आएगी, वो आपको लोकली उसी जगह पर नज़र आएगी और कुछ देर के बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जबकि हम जब हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स बेसिकली स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं बॉडी के अंदर। तो हार्मोन्स बेसिकली अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर प्रोडक्शन उनकी होगी और जहाँ पर उनका इफेक्ट होगा वो वहाँ जाकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट देंगे। हार्मोन्स की अगर बात करते हैं तो लेट्स से कि अगर हाइपोथैलेमस ने इफेक्ट देने के लिए यानी कोई किसी किस्म का स्टिमुलस आपकी बॉडी को मिला एक्सटर्नली तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर कर दिया कि भाई आप ये वाले ऑर्गन को फॉर एग्जांपल एड्रीनल मेडुला को एड्रीनल ग्लैंड को बोला गया कि भाई आपने ये वाला हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो प्रोड्यूस करना है, तो वो उस हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। उस हार्मोन को बाद में ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर किया जाएगा और जिस जगह पे उसकी ज़रूरत होगी वो वहाँ जाकर काम करेगा। इसलिए लोकल मीडिएटर्स और हार्मोन्स को मिक्स नहीं करना है। उसके बाद अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं तो हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ एएनएस। तो एनाटॉमी ऑफ एएनएस जो है इसमें हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन्स हैं और एफरेंट न्यूरॉन्स हैं। तो बेसिकली एफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं ये कैरी करती हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द अफेक्टेड ऑर्गन्स बाय वे ऑफ टू टाइप्स ऑफ एफरेंट न्यूरॉन्स, जिसमें हमारे पास जैसे कि मैंने पीछे बोला था प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है और दूसरी होगी पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के दरमियान में जो स्पेस होगी उसे हम बोलेंगे साइनेप्स। तो इस तरह से जो एफरेंट हैं इसमें आपकी नर्व जो है इम्पल्स को सीएनएस की तरफ लेके जाया जाता है फ्रॉम पेरिफेरी, यानी एफरेंट में सीएनएस से लेके किसी भी किस्म का सिग्नल आपकी पेरिफेरी में जाया जाएगा वाया न्यूरॉन्स इन द शेप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और एफरेंट जो है वो पेरिफेरल से एक स्टिमुलस लेके सीएनएस की तरफ जाएगी। इसके बाद हमारे पास है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं। तो सिंपैथेटिक बेसिकली आपकी जो हैं वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इनमें शॉर्ट होंगी, पोस्ट गैंग्लियन जो हैं वो लार्ज होंगी और एक्सटेंड करेंगी टिश्यू की तरफ जहाँ पर उनको ज़रूरत होती है। जो सिंपैथेटिक बेसिकली आपकी फ़ाइट और फ्लाइट की शक्ल में एक्टिवेट होता है। अगर आपके पास नॉर्मल आप बैठे हुए हैं और किसी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन फ़ौरन से आ गई है या कोई किसी भी किस्म का ट्रॉमा है या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिसकी वजह से आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो फाइट और फ्लाइट की सूरत में आपके पास सिंपैथेटिक जो इफ़ेक्ट्स हैं वो होंगे जिसे हम अभी आगे दोबारा देखेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली आपके पास रेस्ट की शक्ल में पाए जाते हैं। तो इंटेरिक न्यूरॉन्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली है, ये आपकी किसी किस्म की मोटिलिटी या एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन सिक्रीशंस में या माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ जीआईटी ट्रैक में काम करते हैं। अगर यहाँ पे हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियन जो है वो शॉर्ट टू मीडियम है, जबकि पोस्ट जो है वो मीडियम टू लॉन्ग है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो लॉन्ग हैं और पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो शॉर्ट है। ओके, अगर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की जाए तो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियन में ACTH यानी एक ही न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यूज़ हो रहा है या एसिटाइल कोलिन, जबकि पोस्ट गैंग्लियन सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू चेंज हो गया है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियन में सेम है।
Moving to the next slide, we have the action of sympathetic and parasympathetic nervous system और effector organs. इस सब चीज़ों को यानी कि इस इफ़ेक्ट्स को हम लोग एक टेबल की शक्ल में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास सामने मौजूद है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक कंडीशन की और पैरासिम्पैथेटिक की, जो कि हम लोग वाइस वर्सा की शक्ल में पढ़ेंगे, तो आई के अंदर अगर आप बात करते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है तो आपके प्यूपिल जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे कि अगर आप किसी किस्म के भी सिचुएशन में नहीं है और रिलैक्स बैठे हुए हैं तो आपके प्यूपिल जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट होंगे, जबकि सिंपैथेटिक में आपके प्यूपिल जो हैं वो डायलेट होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी हार्ट। हार्ट में आप अगर नॉर्मली, जैसे मैं अभी आपको ये लेक्चर बोल रही हूँ तो मेरा हार्ट जो है वो नॉर्मली बीट कर रहा है, लेकिन अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो मेरा हार्ट फास्ट बीट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो वेरी करेगा। लंग्स में कंस्ट्रिक्शन अच्छा देखें, इसमें आपको लग रहा होगा कि जी आई के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो रही है, लंग्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो रही है, ये क्या चक्कर है। तो बेसिकली होता ये है कि जब सिंपैथेटिक कंडीशन आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो आपका ब्लड वेसल्स का जो सिस्टम है वहाँ पर होती है डायलिटेशन, रिलैक्सेस एयरवे विच बात कर रहे थे हम लोग लंग्स की, और इसमें कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं एयरवेज, और जबकि सिंपैथेटिक में रिलैक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीथ है वो ज़्यादा डीपली ली जा सकती है। डाइजेशन में सिंपैथेटिक के अंदर इनहिबिट कर दिए जाते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में स्टिमुलेट किया जाता है क्योंकि आप रेस्ट पर हैं। मसल्स में भी सेम है, रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल। जब आप रेस्ट में हैं तो मसल्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिंपैथेटिक में इंक्रीज़ हो जाएगा फ्लो। अच्छा, बेसिकली होता यूँ है कि पैरासिम्पैथेटिक में आपकी बॉडी रेस्ट पर होने की वजह से अपने नॉर्मल फंक्शंस को उसी तरह से परफॉर्म कर रही होती है जिस तरह से उसको ओरिजिनली करना चाहिए, जबकि सिंपैथेटिक में आप फाइट ऑफ फ्लाइट की कंडीशन में आने के बाद, जैसे फ़र्ज़ करें कि आदमी जा रहा है और अचानक से कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ गया तो वो वहाँ से दौड़ लगा देगा। बेसिकली जब वो भागेगा तो उसके प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट करेंगे। उसके प्यूपिल्स डायलेट क्यों करेंगे? क्योंकि वो अपने आप को अलर्ट कर चुका है मेंटली। उसकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जो आपके बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट हो जाएंगी, ताकि ब्लड का फ़्लो जो है वो अच्छी तरह से होता रहे, और स्केलेटल मसल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भाग सके। इस सिचुएशन में इंडाइजेशन अगर है, मसलन अगर उसने कोई खाना खाया आधा घंटा पहले या घंटा पहले, तो उसकी डाइजेशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा ताकि उसकी डाइजेशन की वजह से बॉडी के अंदर किसी किस्म की रुकावट या वो जो स्लोनेस आ रही है स्लो ना हो वो। और इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं लेट्स से, तो पैरासिम्पैथेटिक में वो वाटरी सिक्रेशन होंगे। जैसे अगर आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे तो आपके सलाइवा जो है वो थिन होगा, यानी वाटरी सा होगा, लेकिन अगर आप किसी सिंपैथेटिक यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में है तो वहाँ पर आपका सिक्रेशन जो है वो थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। जबकि इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे। ओके जी, जैसे कि हम अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक में बेसिकली कंट्रैक्शन होगी स्फिंक्टर की और मसल्स की मोटिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में जैसे आप कहते हैं कि ना गट फीलिंग आ रही है कि आपने फटाफट से कोई काम करना है, और आप फ़र्ज़ करें कि आप बैठे हुए हैं और आपको पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन अचानक से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आप अपनी उस इमरजेंसी की सिचुएशन में भूल जाएंगे कि आपको पेट दर्द हो रहा है। तो आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी ट्रैक है उसकी मोटिलिटी में भी कमी आ जाएगी सिंपैथेटिक मोड में। लेकिन अगर आप फिर से दोबारा रेस्ट में ले जाएंगे तो बेसिकली वो जो मोटिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, इन्हांस होगी, ताकि आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा वैसे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।